अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर डूइंग द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ पैथोलॉजी। ठीक है, और जो पहले हमने टॉपिक्स किए वो रॉबिन्स के थे, और जो अब फर्स्ट मॉड्यूल के जो बाकी टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी के। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस देखें अपना तो उसके अकॉर्डिंग हमने पहला वाला बॉक्स कर लिया है। ठीक है, उसमें सारी हमने कर लिए हैं। उसके बाद हमारे पास है ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है इन्यूमरेट द माइक्रोब कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। अब आपने बस इन्यूमरेट करना है, तो इसकी डिटेल आप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखे हुए हैं माइक्रोब्स दैट कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, द एजेंट्स ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस डिजीजेस बिलोंग्स टू 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आपने बस इनके नाम याद करने हैं: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स एंड वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरिया का भी आपको पता है, फंजाई का भी पता है। प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं हमारे पास, ये भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, दे आर मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट। दो ना ही यूनिसेलुलर होते हैं ना ही मल्टी सेलुलर होते हैं। ये एक एम्बिगुअस सा ग्रुप था। अगर आपको याद हो, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं तो उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। तो वो भी डिजीज़ कॉज हो सकते हैं। हेलमिंट्स कहते हैं वर्म्स को। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और वर्म्स यानी वो पैरासाइट्स के तौर पर हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉज करते हैं। और वायरसेस और बैक्टीरिया और फंजाई, तो ये 5 बेसिकली ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसमें से जो हमारे पास फंजाई है, प्रोटोजोआ है, और जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे पास सिंपल यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जबकि जो हेलमिंट्स हैं और वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, हेलमिंट्स आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो वायरसेस हैं वो ए सेलुलर होते हैं। दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ यूनिसेलुलर और जो है वो मल्टी सेलुलर। दूसरी बात ये कि जो प्रोटोजोआ और हेलमिंट्स हैं ये दोनों ही हमारी बॉडी में पैरासाइट्स बनकर जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देखें, हेलमिंट्स एंड द प्रोटोजोआ आर कॉमनली कॉल्ड पैरासाइट्स। तो जो इसमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते थे ना, वो मैंने आपको बता दिए हैं। पैरासाइट्स और इनके नाम पूछे जा सकते हैं कितनी क्लासेस हैं। ठीक है, अच्छा, ये सब जो भी हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करेंगे हम उनको इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे डिजीज़ को हम इन्फेक्शन नहीं कहेंगे। इन 5 ऑर्गेनिज्म से अगर हमें कोई डिजीज़ हो रही है तो हम उसको इन्फेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम सेकंड एलो देखें, फर्स्ट वाला एलो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। आप सब एफएससी में बैक्टीरिया को डिटेल से पढ़ कर आए हैं। तो हम इधर जनरल सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि बुक में क्या लिखा है। ये लेविंसन है, माइक्रोबायोलॉजी की बुक है, उसके अंदर से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया। यू नो कि बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप्स होती हैं। कोक्साई हो सकते हैं, बेसिलाई हो सकते हैं, स्पाइरोचीट्स हो सकते हैं, फिलामेंशियस बैक्टीरिया हो सकते हैं, और स्टार शेप्ड हो सकते हैं, रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। ठीक है, जो कोक्साई होते हैं वो राउंड होते हैं, बेसिलाई रॉड्स होते हैं, और स्पाइरोशीट्स जो होते हैं वो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं। इन प्रॉपर्टी की वजह से कि ये डिफरेंट शेप्स में पाए जा सकते हैं, हम बैक्टीरिया को प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें भी आप पढ़कर आ चुके हैं। सारी शेप्स यहाँ पर बनी हुई हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसका एमसीक्यू आप कर लेंगे। दैट्स वाई मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही। दूसरी बात के डिफरेंट साइजेस में होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, और ये इसका सेम इतना ही साइज़ है जितना, क्योंकि सबसे वायरसेस जो हैं वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझे जाते हैं। तो उनसे जो सबसे बड़ा वाला वायरस होगा ना, तो माइकोप्लाज्मा का जो साइज़ है उस सबसे बड़े वाले वायरस के जितना है, यानी ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है बैक्टीरिया के, अगर हम स्ट्रक्चर पर आएँ तो यू नो के बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर क्या क्या होता है। देर इज़ अ साइटोप्लाज्म, देर आर राइबोसोम, देर आर न्यूक्लियोइड, वो जगह जहाँ डीएनए प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला होती है, अटैचमेंट के लिए पाइलाई हो सकते हैं, प्लाज्मिड हो सकता है, सेक्स पिलस हो सकते हैं। ठीक है, पिलाई की 2 टाइप्स होते हैं, कुछ सेक्स पिलस होते हैं और कुछ अटैचमेंट के लिए पाइलाई होते हैं। सेल वॉल है, कैप्सूल है और सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल वॉल से बाहर इसके पास एक कैप्सूल होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और सेल वॉल के अंदर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर आप ये वाला टेबल देखें तो इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि 2 तरह के कंपोनेंट्स हैं। कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो बैक्टीरियल सेल जिनके बगैर नहीं सर्वाइव कर सकता, और कुछ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स को पहले देख लेते हैं। एसेंशियल कंपोनेंट्स में सेल वॉल है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, न्यूक्लियोइड और मीसोसोम्स हैं, और पेरीप्लाज्म है। ठीक है, सेल वॉल में क्या क्या, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकिन, अदर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ना हम स्टेनिंग की बेस पर 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो कि ग्राम स्टेन में स्टेन हो जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव जो कि ग्राम स्टेन को नहीं जो है वो स्टेन होते हैं उससे। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ मेंबर्स की सेल वॉल के अंदर लिपिड ए होता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन नॉर्मली सब बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है। उसमें ग्लाइकेन बैकबोन है, शुगर की बैकबोन है, और जिसमें साथ में पेप्टाइड साइड चेन है, और विद पेप्टाइड साइड चेन्स दैट आर क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, और इनके फंक्शंस भी साथ साथ लिखे हुए हैं। सेल वॉल गिव्स रिजिड सपोर्ट, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, इज द साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन एंड सेफलोस्पोरिन्स एंड इज डिग्रेडेड बाय लाइसोसाइम। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये डिफरेंट कंपोजिशन लिखी हुई हैं कि सरफेस फाइबर्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर इन एडिशन टू पेप्टाइडोग्लाइकेन वी हैव टिकोइक एसिड इन द सेल वॉल एज वेल।
उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखें तो इट इज़ लाइपोप्रोटीन बायलेयर विदाउट स्टीरोल्स। यू नो कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे पास एनिमल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जबकि बैक्टीरियल सेल वॉल में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। एक और इसका कंपोनेंट होता है जिसको स्टिग्मा स्टीरोल कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, एंड इट इज साइड ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड ट्रांसपोर्ट एंजाइम्स। उसके बाद राइबोसोम्स हैं, वही फंक्शन है जो हमारे अंदर है, न्यूक्लियोइड है, डीएनए है, वो जेनेटिक मटीरियल है। मीसोसोम्स, मीसोसोम्स आर इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोसोम्स यहाँ पर शो तो नहीं किए हुए, बट यू नो ये आपने पढ़े हुए हैं कि ये नॉर्मल अगर बैक्टीरियल सेल है तो मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन से अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं किसी किसी जगह पर, उसको मीसोसोम्स कहते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, दे पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन, ठीक है, वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और सिक्रीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। पेरीप्लाज्म क्या है, पेरीप्लाज्म है कि आउटर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में एक स्पेस होती है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको ये पेरीप्लाज्म नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये स्पेस होती है। इस स्पेस का क्या फंक्शन है कि यहाँ पर डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पड़े होते हैं, जैसे बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ बैक्टीरिया के जो होते तो हैं बट वो उसकी लाइफ के लिए एसेंशियल नहीं होते, ठीक है, वो दूसरे एसेसरी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसमें वी हैव कैप्सूल विच इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड और इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फेगोसाइटोसिस बाय डिफरेंट फेगोसाइट्स। उसके बाद पाइलस और फिम्ब्रिया है, वो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं। उनका क्या फंक्शन है, यू कैन गिव इट अ रीड। फ्लैजिलम क्या है, प्रोटीन इन नेचर है, मोटिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पोर्स हो सकते हैं। प्लाज्मिड है, हमारे पास एसेसरी डीएनए है। ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, लिपिड ग्रेन्यूल्स, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है, और ये साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है विद इन साइटोप्लाज्म के। सेल ने सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए ना, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं। ग्लाइकोकेलेक्स क्या है, इट इज़ प्रेजेंट आउटर टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इट इज़ मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, ये सेल वॉल के भी बाहर प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, डिफरेंट सर्फेसिस के साथ उसको अडहाइयर करने के लिए बैक्टीरिया को जो है वो हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जी है, ये सारा हो गया है बैक्टीरियल सेल की कंपोजिशन। नेक्स्ट जो हमारा एलो है वो क्या है, अगर हम वापस आएँ एलोस पर, तो नेक्स्ट एलो है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल भी हो गया। अब हमने करना है डिफरेंशिएट सेल वॉल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड वायरस। तो ये दोनों चीज़ें अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया कि किस बेसिस पर हमने ग्राम स्टेनिंग के बेस पर इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम दिया है। और ये स्टेनिंग हो किस चीज़ की रही है, सेल वॉल की, पूरे सेल की नहीं हो रही, सेल वॉल की स्टेनिंग की बेस पे कह रहे हैं, ठीक है। अब जो अगर आप डायग्राम से देखें तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, ठीक है। ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ग्राम पॉजिटिव हैं, ना ही ग्राम नेगेटिव हैं, वो स्टेन ही नहीं होते। उनकी भी आगे एग्जांपल दी हुई है, उनमें से भी आप माइकोप्लाज्मा माइकोबैक्टीरियम का नाम याद रख लें, ठीक है। एक का माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है ना, वो हमारे पास जो है वो ना ही ग्राम पॉजिटिव में आता है ना ग्राम नेगेटिव में आता है, बिकॉज वो इस स्टेन से स्टेन ही नहीं होता, उसके लिए हमें कोई और स्टेन चाहिए होता है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो एक थिक सी लेयर नज़र आ रही है आपको पेप्टाइडोग्लाइकन की, वो प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, जबकि ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की पतली सी लेयर है, ये वाली, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एक ही सिंगल लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, जो कि थिकेस्ट लेयर है। दूसरी बात ये कि ग्राम नेगेटिव के अंदर दो लेयर्स हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान में भी थोड़ी सी जो है वो स्पेस है, ठीक है, इसमें दो लेयर्स हैं, सेल वॉल की दो लेयर्स बनी हुई हैं। सेकेंडली इसके अलावा अगर आप डिफरेंस देखें तो इसके अलावा क्या डिफरेंस है, इनके अंदर पेरीप्लाज्मिक स्पेस का डिफरेंस है कि वो ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट है, ठीक है। उसके अलावा क्या डिफरेंस है कि ये जो आपको फ्लैजुलम तो दोनों में नज़र आ रही है, पाइलस भी दोनों में नज़र आ रहा है, लेकिन जो टिकोइक एसिड है इट इज़ प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बट एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये इसका एक और डिफरेंस है। तो ये हमारे पास जो है इसके कुछ डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब अगर टेबल से देखें तो पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर थिक होती है ग्राम पॉजिटिव में, थिनर होती है ग्राम नेगेटिव में, और सिंगल लेयर होती है। टिकोइक एसिड हमारे पास ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में नहीं प्रेजेंट, और लाइपोपॉलीसेकेराइड एंडोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। ये क्या चीज़ है, अच्छा, जो बैक्टीरिया होता है ना वो डिजीज़ कॉज करता है ना, जब पर्सन के अंदर दो उसके मैकेनिज्म्स होते हैं ना, डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं पैथोजेनेसिस के, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। वन ऑफ द मैकेनिज्म्स इज बाय सिक्रीटिंग टॉक्सिन्स। दो तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, एक एक्सोटॉक्सिन होता है, एक एंडोटॉक्सिन होता है। एक्सोटॉक्सिन तो वो होता है ना जो बैक्टीरियल सेल ने सिक्रीट कर दिया और वो बाहर निकल गया और वो जाके ना टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। जो एंडोटॉक्सिन होता है ना वो बैक्टीरिया से सिक्रीट नहीं होता, उसके अंदर ही रहता है, और अंदर ही कहाँ रहता है, सेल वॉल की लेयर्स के अंदर रहता है, ठीक है। चूँकि ग्राम नेगेटिव के अंदर सेल वॉल की दो लेयर्स बन गई हैं, उन दोनों लेयर्स के अंदर रहता है ये एंडोटॉक्सिन, और ये एंडोटॉक्सिन ही है जो कि
हमें जिसकी वजह से फीवर हो रहा होता है, सेप्टिक शॉक हो रहा है पेशेंट को, तो वो इस एंडोटॉक्सिन की वजह से हो रहा है, टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा होता है इन द बॉडी। तो ये हमारे पास ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होता है और ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इन्फ्लेमेशन और फीवर और शॉक वाली कंडीशन डेवलप हो रही होती है ड्यू टू द टिकोइक एसिड, ठीक है। उसमें दूसरी भी कैरेक्टर कैप्सूल की प्रेजेंस, ठीक है, और डिफरेंट बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से वो सिम्टम्स कॉज कर देते हैं। बट वन थिंग असेसरी प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द प्रेजेंस ऑफ एंडोटॉक्सिन इन इट्स सेल वॉल। तो ये जी हमने पढ़ लिया बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस, ठीक है। वो यहाँ पर लिखा हुआ था बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस इस टेबल के अंदर, ठीक है। ये पहले चैप्टर का ही टेबल है, इसके अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया और वायरस में क्या डिफरेंस होता है। वायरस मैंने आपको बताया ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया क्या है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यू कैन सी फर्स्ट डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ सेल्स। उसके बाद डायमीटर का डिफरेंस है, लीव इट न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, बैक्टीरिया जो है उसके अंदर डीएनए तो होता ही होता है और आरएनए भी होता है क्योंकि उसमें भी मैसेंजर आरएनए बनता है। तो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, जबकि वायरस के अंदर कोई एक चीज़ हो सकती है, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, ठीक है। उसका जीनोम में डीएनए एब्सेंट हो सकता है, इट में कंसिस्ट ओनली आरएनए, ठीक है। तो वो आरएनए पर भी हो सकता है। थर्ड डिफरेंस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियस। वायरस में न्यूक्लियस होता ही नहीं, उसमें जस्ट जीनोम होता है, एक ही डीएनए होता है, जो है वो एक ही डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि हम सारा बैक्टीरियल जीनोम कंसिस्ट कर रहा होता है। उसके बाद है कि राइबोसोम्स हमारे पास वायरस में, चूँकि साइटोप्लाज्म ही नहीं होता, वायरस में कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, तो राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा कुछ एब्सेंट होगा। जबकि बैक्टीरिया में बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, उनका फंक्शन मीसोसोम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, जबकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो यूक्रियोटिक राइबोसोम से छोटे होते हैं। ये देखिए यूक्रियोटिक वाले 80S लिखे हुए हैं और बैक्टीरिया का 70S लिखा हुआ है। तो ये जो है ये एक और डिफरेंस है। उसके अलावा नेचर ऑफ आउटर सर्फेस, वायरस के अराउंड कैप्सिड प्रोटीन होती है और एनवेलप होता है, ठीक है, जबकि बैक्टीरिया के अराउंड सेल वॉल होती है और कैप्सूल होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कैप्सिड एंड लाइपोप्रोटीन एनवेलप इन वायरस एंड रिजिड वॉल कंटेनिंग पेप्टाइडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया। मोटिलिटी, वायरस इज नॉन मोटाइल, वो सारा डिपेंडेंट होता है होस्ट सेल पर। बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला हो वो मोटाइल होते हैं, जो नॉन फ्लैजिलस हैं, ए फ्लैजिलेटेड हैं, वो इमोटाइल हैं। दूसरी बात, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, वायरस का मोड ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो होस्ट सेल पर डिपेंड करता है। अगर वो बैक्टीरिया के सेल में चला गया है, एनिमल के सेल में चला गया है, फंजाई के सेल में चला गया है, तो वो सारा उसी पर डिपेंड कर रहा है। मोस्टली वो सेल डिवीजन ही होती है जो हमारी हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि वायरस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर ही एक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बैक्टीरिया का मोड ऑफ रेप्लिकेशन है बाइनरी फिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जी बैक्टीरिया और वायरसेस में कुछ तो जी हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट 4 हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्कस द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। तो अब हम चलते हैं जी ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया पर। ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया भी आपने एफएससी में पढ़ी हुई है कि बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व कैसी होती है। ये है हमारे पास ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, जिसके अंदर 4 फेजेस होती हैं, फेज़ A, B, C एंड D। जो फेज़ ए है उसे हम लैग फेज़ कहते हैं, फेज़ बी को लॉग फेज़ कहते हैं, और फेज़ सी को स्टेशनरी फेज़, क्योंकि ये एक स्लांट हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कांस्टेंट है, स्टेशनरी फेज़ कह रहे हैं इसको, और डिक्लाइनिंग फेज़ है एंड पर डेथ फेज़, ठीक है। अब इनको कहते क्यों हैं? फर्स्ट इज़ द लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होता है, जब भी बैक्टीरिया किसी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है ना, तो वो इस ग्रोथ रेप्लिकेशन, या नॉर्मली भी बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ग्रो कर रहा है। सबसे पहले the first is the lag phase during which vigorous metabolic activity occurs but cells do not divide। शुरू में क्या होगा, जब वो आया है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो रैपिड मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी बट वो डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है, इसको हम लैग फेज कह रहे हैं। नंबर 2 है लॉग फेज। लॉग फेज में रैपिड सेल डिवीजन होती है, ठीक है। बीटा लैक्टम ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन है वो इस फेज पर एक्ट कर सकती है, क्योंकि कुछ ड्रग्स जो हैं जब वो तभी एक्ट करिए जब सेल पेप्टाइडोग्लाइकन बनाना स्टार्ट करेगा, और सेल अपनी सेल वॉल, यानी पेप्टाइडोग्लाइकन मीन सेल वॉल, और वो सेल वॉल तब बनाएगा ना जब वो डिवाइड कर रहा है, वरना उसको सेल वॉल बनाने की जरूरत तो नहीं है। तो बीटा लैक्टेमेज हमने बताया था कि ये हमारे पास सेल वॉल के अंदर जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है ना वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो ड्रग है वो उस पर जाकर एक्ट कर रही होती है और सेल वॉल को ब्रेक करके बैक्टीरिया को जो है रप्चर करती है। तो ये तभी एक्ट करेगी जब वो सेल डिवाइडिंग स्टेज में होगा। तो इस वजह से इसमें सेल डिवाइड कर रहा होता है, तो लॉग फेज़ को हम एक्सपोनेंशियल फेज़ भी कहते हैं। इसमें पेनिसिलिन वाला MCQ आ सकता है कि पेनिसिलिन किस फेज़ में जो है वो बैक्टीरिया पर एक्ट करता है एज एन एंटीबायोटिक ड्रग। उसके बाद आती है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ अकर्स व्हेन द न्यूट्रिएंट डिप्लीशन और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स कॉज ग्रोथ टू स्लो
until the number of new cells produced balances the number of cells that die resulting in a steady state। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि न्यूट्रिएंट डेप्लीशन हो गई है या कुछ ऐसे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बनने लग गए हैं बिकॉज डिवीजन हो रही थी, उसके नतीजे में बहुत सारा मेटाबॉलिज्म हुआ है, टॉक्सिक प्रोडक्ट्स बने हैं। तो जो पिछले सेल्स हैं वो थोड़े से जो है वो उनकी ग्रोथ कम हो गई है, जो नए सेल्स बनने लग गए हैं। तो एक बैलेंस स्टेट आ गई है कि पिछले वाले कम हो गए हैं और नए वाले जो हैं वो बन रहे हैं। तो इस वजह से एक कॉन्स्टेंट लाइन आती है जिसको हम स्टेशनरी फेज कहते हैं, जो कि इधर सी में नज़र आ रही है। उसके बाद है सेल्स ग्रोन इन अ स्पेशल apparatus called a chemostat into which fresh nutrients are added and from which waste products are removed continuously। वहाँ पर ये स्टेशनरी फेज नहीं आएगी, यानी अगर हम कोई बाहर सेल को, बैक्टीरियल सेल को ऐसा मीडियम देते हैं जहाँ हम कंटिन्यूसली उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर रहे हैं और उसको नए न्यूट्रिएंट्स देते जा रहे हैं, तो उस पर स्टेशनरी फेज कभी आएगी ही नहीं। ठीक है, तो उस पर लॉग फेज ही रहेगी। और फाइनल फेज है डेथ फेज, जो कि डेथ फेज नए सेल्स बन गए, जो पुराना सेल था वो मर जाएगा, ऑब्वियसली उसका काम खत्म हो गया है। ठीक है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स, उसका सारा कुछ यूज़ हो गया है नया सेल बनाने में, तो पुराना सेल मर जाएगा एंड इट इज़ नोन एज द डेथ फेज दैट इज मार्क्ड बाय अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वायबल बैक्टीरिया। ठीक है, तो उन बैक्टीरिया का नंबर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो अब हमारा अगला एलो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एलो है उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है बैक्टीरिया और वायरस का डिफरेंस। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। सॉरी, नेक्स्ट है एनलिस्ट स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। इसमें अपने वायरल रेप्लिकेशन के जस्ट स्टेप्स लिखने हैं। इसके लिए हमें जंप करना पड़ेगा वायरोलॉजी वाले चैप्टर पर। अच्छा, इसमें मुझे समझ नहीं आया कि पूरा ये बैक्टीरिया डिस्कस करे थे, बीच में इन्होंने थोड़ा सा जो है वो वायरस को ले आए हैं, और ये कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने एनलिस्ट करना है स्टेप्स को, थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करनी। उसके बाद हम करेंगे एनलिस्ट टाइप्स ऑफ, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल पैथोजेनेसिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं और उनके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो पहले हम वायरल रेप्लिकेशन कर लेते हैं।